हाय नीट वाले बच्चों, एस्पिरेंट्स क्या हाल चाल है। अब एस्पिरेंट कहना ठीक नहीं है, फ्यूचर डॉक्टर्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि क्योंकि आप लोगों की तैयारी होपफुली अच्छी चल रही होगी। ठीक है, इतनी साल पूरी साल आप लोगों ने मेहनत किया है। आज हम बात करेंगे कि आने वाला जो टाइम है, जो 90 दिन बचे हुए हैं, इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करने हैं, ताकि जो बच्चे अभी मार्जिन पर हैं, जिसके 550 आ रहे हैं, 540 आ रहे हैं, 560 आ रहे हैं, वो किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज़ करके 640 650 तक पहुंच सके और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच सके। चलो हम बात करते हैं आगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 11th क्लास का जो बायो का सिलेबस है, ये तो सब पता ही होगा, नॉर्मल है। लिविंग बर्ड का चैप्टर पहला है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारा सिलेबस है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, प्लांट किंगडम हुआ, एनिमल किंगडम हुआ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हुआ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हुआ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हुआ, यूनिट ऑफ लाइफ हुआ, बायोमोलिक्यूल हुआ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हुआ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हुआ, रेस्पिरेशन इन प्लांट हुआ, पीजीआर हुआ, प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर्स डेवलपमेंट वाला पोर्शन। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हुआ, ये एनिमल वाला जो पार्ट आ जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला पार्ट हुआ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट हुआ, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन वाला पार्ट हुआ। ये हमारा होता है 11th का सिलेबस एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी हमारा बेस रहेगी, आगे भी थी जो हम पूरे साल से पढ़ रहे हैं, और आगे जब तक हम नीट पेपर देने जाएंगे एनसीईआरटी ही बेस रहेगी हमारा। आगे हम बात करते हैं 12th के चैप्टर्स। ठीक है, 12th में क्या क्या है। 12th हमारे बायो के सिलेबस में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, मेल एंड फीमेल्स के बारे में पता है आपको लोगों को, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या हैं, क्या क्या डिजीज़ होती हैं, सब इसमें हम जान रखे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर 5 हुआ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 6 एवोल्यूशन हो गया, चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हो गया, चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, चैप्टर 9 बायोटेक का हो गया, चैप्टर 10 बायोटेक इन इट्स एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, और चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म इन इट्स पॉपुलेशन हो गया, चैप्टर 12 इकोसिस्टम वाला हो गया, चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और यही हमारा बेस रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो जान लिया कि सिलेबस क्या क्या है, भाई पढ़ना क्या क्या है, तो ये भी तो जानना है किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। ये कब काम में आता है पता है, जैसे अभी 90 दिन बचे हुए हैं, धीमे धीमे टाइम जाएगा, टाइम नज़दीक आएगा, 1 महीना 2 महीने बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे कम ध्यान देना है, ताकि जो हमारे स्कोरिंग मार्क्स हैं ना उसको हम बढ़ा सकें, जिसमें हमारी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। भाई जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा है, तो उसको हम बार बार रिकरेंट रिवीजन करके उसकी पॉसिबिलिटी को हम बढ़ा सकें, ज़्यादा मार्क्स आ सकें, तो वो हम देखते हैं इसमें। रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स यानी 4 क्वेश्चन, जेनेटिक्स से 5 क्वेश्चन, बायोटेक एंड ह्यूमन वेलफेयर से 3 क्वेश्चन, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन से 3 क्वेश्चन, और ये इकोलॉजी वाले से 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी। थ्योरी वाला 70 मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स ये आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। अब बात करते हैं कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है। द ओनली बुक, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। एनी सब्स्टिट्यूट? That is also NCERT, NCERT, NCERT 11th and 12th NCERT. अब एक चीज़ और आती है, हमने देखा कि हमारे नीट में लगभग पेपर में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट तकरीबन मान लीजिए कि आप 40 से 50 सेकेंड, क्योंकि हमें 1 मिनट के अंदर OMR भी भरनी होती है, उस चीज़ को भी हमें कंसिडर करके चलना है, क्योंकि OMR में बबल फिलिंग में गलती कर दी तो फिर तो सब बेकार है, जो भी आपने किया, जो भी पढ़ा, सब कुछ बेकार है। जब एंड टाइम पे आपने उसमें गलती कर दी तो वो उसको भी हम काफ़ी केयरफुली करना है, उसके लिए भी हमें समय निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास 40 to 50 सेकेंड है। तो मैनी टाइम्स क्या होता है ना कि उस एक्यूरेसी के साथ हमें तालमेल बनाने के लिए ना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी है अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उतना ही ज़रूरी है ना मॉक टेस्ट करना। और एक चीज़ और है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों की अब तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, पर एक चीज़ ध्यान रखना, जिन लोगों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन बच्चों का, वो अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लें। विद इन अ वीक, विद इन अ 10 डेज़
क्योंकि दिस इज़ अ टाइम फॉर मॉक टेस्ट। अगर आप अभी नहीं करेंगे सिलेबस कंप्लीट तो आप रेस से पीछे हो जाएंगे, यकीन मानिए पक्का। इसलिए अभी सिलेबस 101%, आप कुछ भी प्लानिंग करिए, जो भी करिए मुझे नहीं पता, पर विद इन 7 to 10 days आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट नेसेसरी कि हाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में हमें मॉक टेस्ट पे आना है। जो भी टेस्ट सीरीज आप जहाँ से भी ले रखे हों, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने लिया हो, उसकी टेस्ट सीरीज़ पर आते हैं। अब टेस्ट सीरीज़ देने से मतलब नहीं है, टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से देना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर दे के आगे पेपर फेंक दिया, आराम से सो रहे हैं और अगला पेपर भी ऐसे ही देने चले जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है भाई। जब आपने 10 दिन 15 दिन मेहनत किया, क्योंकि 2 मॉक पेपर के बीच अंतराल में गैप होता है, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो समय का इस्तेमाल किया है वो कितना रिफ्लेक्ट हुआ है पेपर में। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आपको क्या पता है कि हाँ आपने किस डायरेक्शन में आपको भागना है, किस सब्जेक्ट में आपको और कमांड करनी है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो आपको करना क्या है उसमें, आप जब जैसे मॉक दे के आए 2 से 3 घंटे निकालिए उस पेपर को एवेल्यूएट करने के लिए, देखने के लिए, दोबारा से उसको एक तौर से दोबारा से उसको पेपर को तो आपको करना है। स्पेशली जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए हैं या जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं या जो गलत हुए हैं वो, उन पर विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 3 टाइप की दिक्कतें आती हैं जो ज़्यादातर बच्चों की, कि जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसने छोड़े होते हैं। पहली चीज़ कि सर, बच्चा बोलता है कि सर ये हमने पढ़ा ही नहीं था, ये ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास 80 to 90 चैप्टर्स हैं। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हाँ बच्चा कोई ना कोई टॉपिक या कोई सब टॉपिक मिस कर देता है, या कोई फार्मूला उसने मिस कर दिया और क्वेश्चन वहीं से आ गया, या कोई एनसीईआरटी की लाइन या कोई पैरा उसने मिस कर दिया, नहीं पढ़ा उसने, तो क्वेश्चन वहीं से आ गया। तो पहला चीज़ है कि हमारी नॉलेज की डिफिशियंसी, नॉलेज की कमी की, नॉलेज की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। पहला पार्ट ये, जिसको हमें नोट डाउन करना, जो हमारी कमी है। पहला तो ये हो गया जो ज़्यादातर केसेस में होता है। अगर नॉलेज की कमी से हुआ है तो जाइए उस एनसीईआरटी पे, उस रेफरेंस बुक पे, जहाँ से भी वो जिसका वो हिस्सा है। अब फिजिक्स का हिस्सा है तो फिजिक्स में जाइए, केमिस्ट्री का हिस्सा है तो एनसीईआरटी पे जाइए, बायो का हिस्सा है फिर भी एनसीईआरटी में जाइए। अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन हमने गलत किया था या हमने छोड़ा था। जो ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं और जो टॉपर्स करते हैं वो यही करते हैं। यही जो प्रोसेस है ना, ये आपके 550 वाले मार्क्स को उठा के 620, 630, 640 यहाँ तक ले जाते हैं। यही चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग जो निकल के आती है कि कई बार हम क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट वाला चलो देख लिया हमने, नॉलेज की वजह से जो हो रहा है गलतियाँ वो तो हमने देख लिया, चलो। सबसे दिक्कत वो करता है कि सर आता भी था क्वेश्चन, हमने गलत कर दिया। पर क्यों गलत कर दिया? कि सर सिली मिस्टेक होगी। क्या सिली मिस्टेक होगी? कि सर बायोलॉजी में स्टेटमेंट आया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नॉट इनकरेक्ट। सबसे गलती वहाँ होती है, हमने नॉट वाला पार्ट छोड़ ही दिया, ठीक है, नॉट वाला पार्ट छोड़ ही दिया। इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चनों को करें तो उसमें अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। जहाँ भी नॉट वाला पार्ट आए उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि उसको भूलें ना। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इनकरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, जो खासतौर से पिछले जो सालों में आने लगे हैं, तो वहाँ गलती होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कोई वर्ड आए ना, उसको अंडरलाइन कर लीजिए भाई तुरंत। यकीन मान लीजिए बहुत काम की चीज़ है ये। और जो तीसरी चीज़ आती है वो हम देखते हैं कि फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में वो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जिनको हम सिली मिस्टेक्स में काउंट कर देते हैं। सिली मिस्टेक्स में क्या होता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन। जो बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे ना, वो अभी कोरिलेट कर पाएंगे मेरे से कि हाँ ये गलतियाँ होती हैं। 101% गलतियाँ होती हैं। मतलब किसी में 4 क्वेश्चन गलत होगा, किसी में 3 क्वेश्चन गलत होगा, किसी में 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ये 101% हर पेपर में ऐसा होता है। वजह क्या है उसकी? क्योंकि हमारे पास है केवल 40 to 50 सेकेंड एक क्वेश्चन को करने के लिए। उसमें पढ़ना भी है, जो 3-4 लाइनों को जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व भी करना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बड़ा अटेंटिवली लेके जो भी यूनिट कन्वर्जन है। तो फिजिक्स में क्या होता है, मल्टीपल यूनिट दे रखी है, कोई एसआई में दे रखा है, कोई सीजीएस में दे रखा है, कोई किसी अदर यूनिट में दे रखा है, उन सबको एक यूनिट में अरेंज करना है। इसलिए जो मैंने पहले आपको बताया, क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि अंडरलाइन रहेगा ना तो आपको याद रहेगा कि मैंने अंडरलाइन क्यों कर रखा है। भाई आपकी नज़र रहेगी तो आपको याद रहेगा ये अंडरलाइन क्यों है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। और जो, क्योंकि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन वो डाले ही इसलिए जाते हैं ताकि बच्चे उनमें उलझे रहें।
तो इसलिए जो ज़्यादा कैलकुलेटिव वाला पार्ट है ना, आपको देख के समझ में आ जाएगा। आपने अटैम्प्ट किया, एक दो बार उसको अटैम्प्ट किया, आप कैलकुलेशन में लेते आ रहे हैं, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तुरंत, उसको बचा के रखिए कि इसको हम एट लास्ट में करेंगे जब हमारा पूरा पेपर हो जाएगा तब। बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आप उसमें कब 1 मिनट से 2 मिनट, 2 से 4, 4 से 5 मिनट उसमें कब आ देंगे आप, आपको नहीं पता है। तो जो हम बात कर रहे थे ज़्यादा कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, इन क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन है, उनको बाद के लिए बचा के रखिए, बाद में करिए उनको, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैपिड रिवीजन। जैसे मैंने पहले बताया था, द अल्टीमेट सोर्स शुड बी एनसीईआरटी। एक ही सोर्स होगा एनसीईआरटी, बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए केवल एनसीईआरटी, ठीक है। और क्या क्या अवॉइड करना है, मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड करना है। बच्चों क्या बोलते हैं, मेरा दोस्त ने तो वो किताब कर ली, उस दोस्त ने वो किताब कर ली, उस दोस्त ने वो किताब कर ली। ये चीज़ नहीं करनी भाई, एक ही सोर्स को रखना है, उसकी रिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना है, ना कि सोर्सेज को बढ़ाना है। मल्टीपल सोर्सेज को नहीं बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है उनकी रिवीजन करने की। बार बार उनको देखना है, बार बार पलटना है, जो एक सोर्स आपने लिया है उसको। किसी को देख के उसने फलां किताब कर ली, उसने फलां किताब कर ली, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, इस दौरान क्या देखने में आता है, क्योंकि अब 90 दिन का टाइम रहेगा, 60 दिन का रहेगा, 1 महीने का रहेगा, तो ज़्यादातर बच्चे क्या दिखाई देते, बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों, कि लॉन्ग आवर्स की सेटिंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। वो इफेक्टिव क्या रहता है, आप 1 घंटे पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, तो आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे उसको, ठीक है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जब आप मल्टीपल रिसोर्सेज को कैटर करने की कोशिश करते हैं ना, कि फ़लाँ दोस्त ने ये कर लिया, उस दोस्त ने वो कर लिया, उस दोस्त ने वो कर लिया, तो आप अपने ऊपर बर्डन डालते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करिए, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि हैवी प्रिपरेशन है ना, केवल एक सोर्स पर रखिए, जो पढ़ रहे हैं ना उसको एंड तक उसी पे करिए, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि जब आप मल्टीपल सोर्सेज को लेंगे तो बर्डन डालेंगे। अब हम बात करते हैं कन्फ्यूजन की। जब हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं ना, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए वंस जब सोर्स पे आप स्टिक करेंगे ना, तो कन्फ्यूजन से भी आप दूर दूर रह सकेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें, इस टाइम पे जब देखा है हमने कि 90 दिन बच्चे हुए, 60 दिन आएंगे, 30 दिन आएंगे, तो बच्चे और उनके पेरेंट्स क्या करते हैं ना, कि केवल पढ़ने पर ध्यान। जितना पढ़ना ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है नींद लेना प्रॉपर, क्योंकि नींद के दौरान जो भी आप पढ़े हैं ना, माइंड उसको प्रोसेस करता है। जब आपने जो पढ़ा है, जो एनसीईआरटी में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो पढ़े हैं, जब आपको उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा आपका दिमाग, तो इट विल फ्यूटाइल, कोई मतलब नहीं है उसका भाई। इसलिए 5 से 6 घंटे, 6 क्या बोल रहा हूँ, 6 से 7 घंटे के बीच में नींद आपकी होनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे पढ़ेंगे और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, नहीं, पूरी मेहनत तो आप पानी फिर जाएगा उसके भी, ये ध्यान रखिएगा स्पेशल। 6 से 7 घंटे की नींद आपको इससे कम नहीं लेनी है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हाईलाइटेड पॉइंट, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया है, इन सबको अनइंस्टॉल कर दो आज से। नहीं किए हैं तो अभी कर देना। सिलेबस देख लिया हमने, क्या क्या स्ट्रेटजी देख ली, 90 दिनों में किस तरीके से जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए और मेडिकल कॉलेज में पहुँचिए, ठीक है।